हेलो सीबीएसई चैंपियन बच्चों, इस लेक्चर में आपका स्वागत है जहां हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर का अगला टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करना जहां भी कंफ्यूजन आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दो डिफरेंट चीजें हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होना। और ये मैं स्टार्टिंग में इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चों में यानी स्टूडेंट्स में अक्सर ये कंफ्यूजन होता है, वो रेस्पिरेशन को ही ब्रीदिंग समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ब्रीदिंग का मतलब हम आगे पढ़ेंगे कि ब्रीदिंग मतलब सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, दिस इज ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन एंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट है। रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग का रोल तो है, लेकिन रेस्पिरेशन एक डिफरेंट कंसेप्ट है और उसी को आइए समझते हैं है क्या। ठीक है, और मेरा वीडियो एंड तक जाने के बाद यानी लेक्चर एंड होने तक आप रेस्पिरेशन ब्रीदिंग दोनों में डिफरेंस समझ जाएंगे और ब्रीदिंग में कैसा कैसा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि हम खाना क्यों खाते हैं, तो आप कहोगे एनर्जी के लिए, और एनर्जी मिलेगी तो हम वर्क कर पाएंगे। तो अभी आपने पिछले टॉपिक यानी न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि हमने कॉम्प्लेक्स फूड खाया और एंजाइम्स की मदद से उस कॉम्प्लेक्स फूड को क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया सिंपलर फूड में, है ना। ग्लूकोज से क्या, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना, प्रोटीन से एमिनो एसिड बना, फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना। ठीक है, अब हमें सिंपलर सब्सटेंस मिल गए, अब इनका क्या होगा, बॉडी में एब्जॉर्प्शन हुआ, है ना। और एब्जॉर्प्शन के बाद आपको खाना मिल तो गया, सेल्स तक पहुंचेगा ये फूड। अब सेल्स क्या करेंगी, खाना मिल तो गया लेकिन अब खाने से एनर्जी बनाना है। तो ये जितने भी सिंपलर सब्सटेंस थी जो बॉडी में ब्लड में एब्जॉर्ब हुई थी, वो ब्लड उस ग्लूकोज एमिनो एसिड को लेके कहाँ जाएगा, सेल्स के पास, ताकि सेल्स फूड से क्या बना सके, एनर्जी। और फूड से एनर्जी बनाने के प्रोसेस को ही रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ब्रीदिंग मतलब सांस अंदर बाहर करना, लेकिन फूड से एनर्जी बनाना, ये है रेस्पिरेशन। और ये सेल्स में होता है ना। तो जैसे अगर मेरे बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो बाहर से देखने में नहीं पता चलेगा, ब्रीदिंग तो पता लग जाएगा, है ना। अगर मैं सांस अंदर बाहर करूं तो कोई दूसरा मुझे देखेगा तो कहेगा हाँ सांस अंदर बाहर कर रहा है, यानी ब्रीदिंग कर रहा है ना, सांस ले रहा है। लेकिन रेस्पिरेशन तो सेल्स के अंदर हो रहा है, तो रेस्पिरेशन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। तो एंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट है ब्रीदिंग के कंपैरिजन में रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब है कि फूड से एनर्जी बनाने का प्रोसेस। अब ये आगे हम पढ़ेंगे कि ये दो टाइप का होता है, एरोबिक और एनएरोबिक। ठीक है, एरोबिक का मतलब कि फूड से एनर्जी बनाने के समय ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर फूड से एनर्जी बनाने के समय ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एन मतलब नहीं है, तो एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात। तो रेस्पिरेशन डिफिनीशन अब आपको क्लियर हो गई। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनर्जी या प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन ए डिफरेंट वे। अब रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो ऑर्गेनिज्म में दो टाइप का पाया जाता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है। कुछ ऑर्गेनिज्म फूड से एनर्जी बनाने के समय ऑक्सीजन का यूज करते हैं और कुछ ऑक्सीजन का यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं रेस्पिरेशन के। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया कि जो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, धरती पर रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें रेस्पिरेशन के दो ही प्रोसेस देखने को मिलेंगे, या तो एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, या एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, एरोबिक और एनएरोबिक। ठीक है, अब इन ऑल केसेस मतलब चाहे ऑक्सीजन की जरूरत हो या ना हो, रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो हमको कहां से मिला, तो आपने न्यूट्रिशन टॉपिक में पढ़ा था कि हमने जो कार्बोहाइड्रेट खाया था उसका ब्रेकडाउन हुआ एंजाइम्स के थ्रू, और उसी के ब्रेकडाउन से क्या बना, ग्लूकोज। तो हमने चावल खाया, हमको मिला स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन बॉडी ने उस स्टार्च यानी कॉम्प्लेक्स फूड को एंजाइम्स की मदद से ब्रेक डाउन कर दिया और
कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां जाकर ये कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च से क्या मिला? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज हमने खाया, बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ और एब्जॉर्ब होकर ये ग्लूकोज ब्लड में आ गया। ब्लड इस ग्लूकोज को लेकर कहाँ पहुंचा? सेल्स तक। अब सेल्स क्या करेगा? अब रिस्पिरेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो पहले न्यूट्रिशन फिर रिस्पिरेशन, पहले खाना आएगा फिर रिस्पिरेशन से एनर्जी बनेगी। तो जो भी रिस्पिरेशन का प्रोसेस है, चाहे वो एरोबिक हो या एनएरोबिक, पहला स्टेप हमेशा यही होता है कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का एक कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट। यानी कि पहला स्टेप क्या होगा? हमेशा पहला स्टेप ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन का कंपाउंड है और पायरुवेट जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये हमेशा पहला स्टेप होगा रिस्पिरेशन का, चाहे एरोबिक रिस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रिस्पिरेशन। ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा। अब आप बताइए कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने पायरुवेट बनेंगे? बताइए, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने पायरुवेट बनेंगे? तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 6 कार्बन का और पायरुवेट 3 कार्बन का, तो 6 से कितने, 3 के कितने बनेंगे? 2 बन सकते हैं। यानी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये प्रोसेस हो कहाँ रहा है? तो हमारे बॉडी किससे बनी है? सेल्स से। सेल्स के अंदर जो लिक्विड होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं और इसी साइटोप्लाज्म में ये पहला स्टेप चल रहा होता है। तो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। तो किसी भी रिस्पिरेशन, चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक, हमेशा पहला स्टेप होता है कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल ग्लूकोज टूटता है, ब्रेक डाउन होता है और 3 कार्बन के 2 पायरुवेट बनते हैं और ये प्रोसेस हो रहा है सेल के साइटोप्लाज्म में। तो पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पायरुवेट आगे ब्रेक डाउन होगा तो इसके 3 अलग अलग मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरोबिक रिस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एरोबिक रिस्पिरेशन, क्योंकि पहला स्टेप तो कॉमन है। ये रहा पहला स्टेप, ग्लूकोज से क्या बनना? पायरुवेट बनना। ये कॉमन है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक। लेकिन पायरुवेट का आगे जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा? ये डिफरेंट है, एरोबिक में कुछ और बनेगा, एनएरोबिक में कुछ और बनेगा। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले एरोबिक रिस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तभी यहां लिखा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिखा है बच्चों? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ पायरुवेट में और पायरुवेट के साथ साथ कुछ एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई। ये देखो एनर्जी, ये पहला स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और ये कहाँ हुआ? साइटोप्लाज्म में। अब जो पायरुवेट है वो एंटर करेगा सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मान लेते हैं कि सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल था और वो सेल ऑर्गेनेल क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो यहां ग्लूकोज से क्या बना होगा? ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में किस में टूट गया? साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूट गया पायरुवेट में। अब ये पायरुवेट एंटर कर गया किस में? माइटोकॉन्ड्रिया में। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब पायरुवेट एंटर कर गया माइटोकॉन्ड्रिया में। ये मैं एरोबिक रिस्पिरेशन समझा रहा हूं। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये पायरुवेट टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में, और साथ ही साथ क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। तो ये एंड प्रोडक्ट है। किसका एंड प्रोडक्ट है? एरोबिक रिस्पिरेशन का। तो एनर्जी यहां भी रिलीज हो रही है पहले स्टेप में और एनर्जी सेकेंड स्टेप में भी रिलीज हो रही है। लेकिन सेकेंड स्टेप में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा है एज कंपैरिजन टू फर्स्ट स्टेप। तो ये रहा आपका एरोबिक रिस्पिरेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एरोबिक रिस्पिरेशन का प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे बॉडी के हर सेल में एरोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है और उसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ ये आ जाता है ब्लड में, वेन्स के ब्लड में,
फिर वेन्स इसको लेकर आती हैं हार्ट में, हार्ट से फिर ये जाता है लंग्स में, और लंग्स से ये कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है एल्वुलाई में, और फिर एल्वुलाई से जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। तो इस तरीके से हम बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो ये था एरोबिक रिस्पिरेशन। एंड प्रोडक्ट याद रखना है। और ये एरोबिक रिस्पिरेशन का जो सेकंड स्टेप है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। और इस रिस्पिरेशन का जो पहला स्टेप है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो एरोबिक रिस्पिरेशन हो गया। लेकिन अब बात कर लेते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन की। अब एनारोबिक रिस्पिरेशन में दो एग्जाम्पल हैं जो आपको बताया गया है। हमारे बॉडी में अगर बात करें तो एनारोबिक रिस्पिरेशन भी कभी कभी आपको नजर आएगा। कब? वो कभी कभी वाली सिचुएशन क्या है? जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जब हमारे बॉडी की एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ, ठीक है, तो बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी तो चाहिए नहीं, लेकिन मैं दौड़ रहा हूँ, बहुत तेज़ी से दौड़ रहा हूँ, और मैं 100 मीटर नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 किलोमीटर दौड़ूँ, 2 किलोमीटर दौड़ूँ। मैं लगातार 2 घंटे से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जो लोग ओलंपिक में दौड़ते हैं, जो मैराथन दौड़ते हैं, तो वो कितने, ओलंपिक 5 साल में एक बार होता है, तो 5 साल ट्रेनिंग करते हैं तब जाके ओलंपिक में मेडल जीते हैं, और हर दिन कई घंटों तक प्रैक्टिस करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 2-3 घंटे लगातार एक्सरसाइज कर रहा है उसकी बॉडी ज़्यादा एनर्जी डिमांड करेगी। तो हमारा शरीर जब ज़्यादा एनर्जी डिमांड करता है तो हमारे बॉडी के जो मसल्स के सेल्स हैं वहाँ एनारोबिक रिस्पिरेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। और उस एनारोबिक रिस्पिरेशन में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में नहीं ब्रेक होता, तो किस में ब्रेक होता है? पायरुवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, this pyruvate break downs into lactic acid and also produces energy। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी बॉडी की एनर्जी ज़्यादा डिमांड कर रही है, बॉडी ज़्यादा एनर्जी डिमांड कर रही है, तो एरोबिक रिस्पिरेशन तो चल ही रहा था, यहाँ से एनर्जी मिल ही रही थी, लेकिन ये एनर्जी काफ़ी नहीं थी, हमें और एनर्जी चाहिए थी। उस एनर्जी की जो कमी है वो कहाँ से पूरी हुई? यहाँ मसल्स के सेल्स में एनारोबिक रिस्पिरेशन से। जैसे मान लीजिए कि आप घर में रोटी बना रहे थे, मेहमान आए थे, लेकिन घर में जो आप रोटी बना रहे थे उतनी काफ़ी नहीं थी, तो आपने क्या किया? बाहर से भी मंगा लिया रोटी। तो घर में रोटी की जो डिमांड थी वो 2 जगह से पूरी हुई, घर में भी बनाया, बाहर से भी मंगा लिया। ठीक उसी तरह जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी की एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, तो वो डिमांड केवल इस एरोबिक रिस्पिरेशन से पूरी नहीं हो पाती, इसलिए हमारे बॉडी में जो मसल्स के सेल्स हैं उनके अंदर इसके साथ साथ एनारोबिक रिस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और थोड़ा पायरुवेट किस में भी ब्रेक होने लगता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से भी एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ से एनर्जी और यहाँ से एनर्जी मिलकर हमारी डिमांड को पूरी कर देती है। लेकिन ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में बनेगा तो कहाँ इकट्ठा होगा? एक्युमुलेट होगा मसल्स के सेल्स में, और मसल्स में लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है तभी हमको थकान आती है, और बहुत ज़्यादा एक्युमुलेट हो जाएगा तो हमारे मसल्स में क्रैम्प आने लगता है। आप लोग ने देखा होगा ना कि कई बार कहते हैं लोग नस चढ़ गई, सोए थे अचानक पैर पकड़ के रोने लगते हैं, या कहते हैं अरे दर्द हो रहा है, नस चढ़ गई, तो वो क्रैम्प है। आपने देखा होगा क्रिकेटर अक्सर क्रिकेट खेल रहे हैं, अचानक पैर में क्रैम्प आ गया, तो वो क्रैम्प इसीलिए आता है लैक्टिक एसिड के कारण। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड में जो फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड है, तो क्या ये एरोबिक है? नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये एक तरीके का क्या है? एनारोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, जो हमारे मसल्स के सेल्स में दिखाई देता है। ठीक है, अब एनारोबिक रिस्पिरेशन का एक एग्जाम्पल और है, तो दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन। और नीचे वाला जो एग्जाम्पल है, यानी यहाँ तक तो कॉमन है, ग्लूकोज से पायरुवेट बना, फिर पायरुवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट गया और एनर्जी रिलीज हुई, ये एरोबिक रिस्पिरेशन है। लेकिन ये और ये दोनों प्रोसेस एनारोबिक रिस्पिरेशन के। ठीक है, तो ये तो मसल सेल्स में हमने पढ़ लिया क्या बनता है, एंड प्रोडक्ट याद रखना है, लैक्टिक एसिड बनता है। लेकिन अगर हमें शराब बनानी है तो शराब के लिए हमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है, वो है ईस्ट।
ईस्ट की वजह से खमीर उठती है ना। आपने देखा होगा कि जैसे लोग डोसा बनाते हैं तो चावल को पीस के उसमें पानी मिला के रख देते हैं, है ना, फिर सुबह तक उसमें खमीर उठ जाता है। क्लियर? तो वो ईस्ट के वजह से ही होता है। ठीक है, मैदा से ब्रेड बनाते हैं तो मैदे में क्या डालते हैं? ईस्ट डालते हैं, तब उसके वजह से ब्रेड फूल जाता है सुबह और फिर सॉफ्ट लगता है। ठीक उसी तरह अगर हमें शराब बनानी है तो ईस्ट में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन से शराब बन जाती है। यानी ईस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहां आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। तो यहां भी पहला स्टेप तो वही है, पहला स्टेप तो कॉमन है, ग्लूकोज से क्या बनेगा? पायरवेट। लेकिन पायरवेट ऑक्सीजन के एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस मतलब एनारोबिक, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये जो पायरवेट है वो ब्रेक डाउन होगा किसमें? इथेनॉल में। इथेनॉल को ही शराब कहते हैं। और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होगी, क्योंकि भाई ऑल द एक्चुअली में एनर्जी तो रिलीज होनी है क्योंकि हम रिस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, तो एनर्जी तो रिलीज होनी ही होनी है, चाहे वो एनारोबिक रिस्पिरेशन हो या एरोबिक हो। लेकिन ज़्यादा एनर्जी कहाँ रिलीज होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के आपके दो एग्जाम्पल हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है। एक जो ईस्ट में दिखाई देता है और उसका एंड प्रोडक्ट है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। एक जो मसल्स के सेल्स में दिखाई देता है उसका एंड प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और उसका प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बाकी हर जगह एनर्जी रिलीज हो रही है और ये पहला स्टेप तीनों का कॉमन है, ग्लूकोज से पायरवेट बनना। बात समझ में आ गई? तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्लियर हो गया। तो ये एंड प्रोडक्ट पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में ये रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट पूछे जाते हैं और इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो आगे हमने यही पढ़ा कि पहला स्टेप क्या होता है? ग्लूकोज से पायरवेट बनता है, और नेक्स्ट स्टेप में पायरवेट या तो टूट जाएगा किसमें? ईस्ट में अगर बात करें तो ये पायरवेट टूट जाएगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। यानी ये जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस? ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ग्लूकोज से पायरवेट बना और पायरवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज हुई। इस पूरे प्रोसेस है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन इसका एक खास नाम दे दिया गया और उस खास नाम है फर्मेंटेशन। उस खास प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। तो इसीलिए कहा जाता है कि ईस्ट शराब बनाने में हेल्प करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। यानी शराब फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाई जाती है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस एक तरीके का एनारोबिक प्रोसेस है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। Since this process takes place in the absence of oxygen, it is called anaerobic respiration। यानी फर्मेंटेशन एक तरीके का एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिसमें ईस्ट ग्लूकोज को पायरवेट और पायरवेट को फिर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। ठीक है, और ईस्ट एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। डन, चलिए ठीक है। तो अगर मैं इस फर्मेंटेशन प्रोसेस को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ग्लूकोज से पायरवेट बना, पायरवेट से इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बना। तो एग्जाम में भी अगर आपको कहीं इक्वेशन लिखने को आए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और शराब इसी प्रोसेस से बनाई जाती है। तो ये इथेनॉल जो है, ये इथेनॉल ही तो अल्कोहल है, अल्कोहल मतलब इथेनॉल, C2H5OH। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या था? ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होगा? पायरवेट में। और ये प्रोसेस कहाँ होगा? सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और फिर आगे पायरवेट किस में ब्रेक डाउन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होगी। तो ये सेकंड स्टेप कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। पहला स्टेप कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये भी समझ गए। लेकिन जब एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होती है, when there is a lack of oxygen in our muscle cells, क्योंकि ऑक्सीजन का लैक, कमी क्यों हो गई? क्योंकि एनर्जी की डिमांड ज़्यादा थी तो ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो फिर
एक दूसरा प्रोसेस, पायरुवेट को तोड़ने का एक दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें पायरुवेट लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके वजह से हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके वजह से क्रैम्प आता है। तो ये भी एक तरीके का एनारोबिक रेस्पिरेशन है, लेकिन ये तभी होगा जब हमारी बॉडी में एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होगी, जब बॉडी में मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, क्योंकि सारा ऑक्सीजन तो एरोबिक रेस्पिरेशन में खर्च हो गया, मसल्स के सेल्स को ऑक्सीजन मिला ही नहीं। तो मसल्स कहती है अच्छा कोई बात नहीं, मैं इस तरीके से एनर्जी बनाऊंगा। ठीक है, तो पैरों में जो क्रैम्प आता है, मसल्स में क्रैम्प आता है, वो लैक्टिक एसिड के ही कारण आता है। थकान जो हमें आता है वो लैक्टिक एसिड के कारण आता है। फिर जब हम रेस्ट करते हैं तो लैक्टिक एसिड क्या हो जाता है, वापस गायब हो जाता है, तो हम फ्रेश फील करते हैं। तो थकान का भी कारण लैक्टिक एसिड है। ठीक है, चलो इतना तो समझ में आ गया। अब जो ये एनर्जी बनी, आपने एनर्जी जो बनाया, चाहे वो एरोबिक प्रोसेस से हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन से हो, इस एनर्जी का हम डायरेक्ट यूज नहीं करते, क्योंकि देखो ये तीनों जगह जो आप एनर्जी देख रहे हो, इसका डायरेक्ट यूज नहीं होता। ये नहीं कि एनर्जी प्रोड्यूस हुई तुरंत यूज कर लो, है ना। जैसे कि घर में खाना बना, ठीक है, घर में खाना बना, तो खाना बनने के बाद आप हाथ पैर धुलते हो तब बैठते हो ना खाना खाने। ऐसा तो है नहीं जैसे ही खाना बना गैस बंद किया वहीं गैस चूल्हे के पास शुरू हो गए खाने, नहीं, आराम से आप हाथ पैर धुलते हो, फिर बैठते हो, और जहाँ बैठते हो वहाँ साफ सफाई करते हो, ठीक है, और तब आराम से बैठकर खाना खाना शुरू करते हो। तो उसी तरह ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, बनी, ऐसा नहीं कि इसका तुरंत यूज कर लिया जाएगा, इस एनर्जी का यूज करके बनाया जाएगा एटीपी। वही चीज यहां लिखी है। ठीक है, कि एनर्जी तो बन गई, चाहे वो एरोबिक रिस्पिरेशन से बनी हो या एनारोबिक रिस्पिरेशन से, लेकिन एनर्जी जो रिलीज हुई, ठीक है, किसमें, रिस्पिरेशन प्रोसेस से। एनर्जी जो रिलीज हुई रिस्पिरेशन प्रोसेस से, वो इमीडिएटली यूज कर लिया जाता है सिंथेसाइज बनाने में। क्या बनाने में, एटीपी बनाने में। तो एनर्जी का यूज करके क्या बनाया जाता है, एटीपी। और एटीपी विच इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल। अब ये एटीपी स्टोर हो जाता है बॉडी में। एनर्जी हमने बनाया रिस्पिरेशन से, खाने से एनर्जी, रिस्पिरेशन, एनर्जी को यूज करके क्या बना लिया, एटीपी। अब जब जब सेल में एनर्जी की जरूरत होगी तो ये एटीपी के मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड्स टूटेंगे, और टूटने की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी फिर केमिकल एक्टिविटी में हमारे सेल्स में यूज कर लिया जाता है। तो इन दिस प्रोसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन, गिविंग राइज टू ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल्स। हमारे सेल्स में ऐसे जितनी एक्टिविटीज हैं या केमिकल रिएक्शन हैं जिनको पूरा होने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी एटीपी से आती है। और एटीपी कैसे बना, रिस्पिरेशन प्रोसेस से जो एनर्जी बना, उस एनर्जी से हमने एटीपी बनाया। मतलब रिस्पिरेशन प्रोसेस में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उसका डायरेक्ट यूज हमने सेल की केमिकल एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया, है ना। हमने क्या किया, देखो ऐसे समझो, रिस्पिरेशन प्रोसेस चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक, रिस्पिरेशन प्रोसेस से क्या पैदा हुआ, एनर्जी। फिर इस एनर्जी का यूज करके हमने क्या बना लिया, एक मॉलिक्यूल जिसे हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। अब जब जरूरत होगी तो ये एटीपी ब्रेकडाउन होगा, इसके जो बॉन्ड्स हैं टूटेंगे, और एटीपी के ब्रेकडाउन से फिर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी फिर सेल के डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में यूज की जाएगी। तो ये वाली एनर्जी डायरेक्ट नहीं यूज हो रही है, पहले से एटीपी बनाया, एटीपी को बना के हमने बॉडी में रख लिया, स्टोर कर लिया। अब जैसे जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से एटीपी तोड़ा जाएगा, और उससे निकलने वाली फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज कर ली जाएगी सेल के प्रोसेस में। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो एटीपी से क्वेश्चन आ सकता है। अब आपको रिस्पिरेशन प्रोसेस में, खास तौर से कौन से रिस्पिरेशन प्रोसेस में, एरोबिक रिस्पिरेशन में,
एक बात समझ में आ गई कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आया भाई? ह्यूमन बॉडी में, अगर ह्यूमन के सेल्स में अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होना है तो ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? तो ऑक्सीजन कौन पैदा करता है? प्लांट्स। और किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। तो ऑक्सीजन जो कि प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, और फिर उस प्रोसेस से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया, ठीक है, ग्लूकोज और साथ में पानी भी है, यहां ये मत भूलना यहां पानी भी है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये जो ऑक्सीजन प्लांट ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्रोड्यूस किया, अब इस ऑक्सीजन को प्लांट क्या करेगा? बाहर रिलीज करेगा। तो ये ऑक्सीजन प्लांट की पत्तियों में जो स्टोमेटल पोर है वहां डिफ्यूजन प्रोसेस है, ये पत्तियों से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और एटमॉस्फेयर में आएगा, और एटमॉस्फेयर से यही ऑक्सीजन अब हम बॉडी के अंदर ले लेंगे, और ऑक्सीजन लेकर फिर क्या करेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन, और खाने से एनर्जी बनाएंगे, एनर्जी से एटीपी बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम रेस्पिरेशन तो पढ़ लिया, अब ये जानते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वो उस ऑक्सीजन को हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे अंदर लेती है, यानी आप ब्रीदिंग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ब्रीदिंग पढ़ना है तो सबसे पहले आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लीजिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स देख लीजिए, जो कि हमें ऑक्सीजन को अंदर लेने में, यानी एयर को इनहेल करने में और एयर को एक्सहेल करने में मदद करता है। तो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग से ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन से एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में होगा, जिससे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन डिफरेंट कंसेप्ट है कि नहीं? तो आइए रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा देखते हैं ध्यान से। तो हमारी जो एयर है मोस्टली एंटर कहाँ से करती है? नाक, नेजल पैसेज जिसे कहते हैं, ठीक है। नेजल पैसेज के बाद ये एयर कहाँ आती है? फेरिंग्स में, ठीक है, यहां से आई कहाँ? फेरिंग्स में। फिर फेरिंग्स से ये कहाँ जाती है? लैरिंग्स में, ठीक है। फिर लैरिंग्स के बाद ये कहाँ आती है? ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया से बहुत बार क्वेश्चन आता है। ट्रैकिया में आपको यहाँ रिंग्स दिख रही हैं, ध्यान से देखो, ये रिंग्स दिख रही हैं, ये। तो ये जो रिंग्स होती हैं वो कार्टिलेजिनस रिंग होती है, बोनी रिंग्स नहीं होती, हड्डियों की रिंग नहीं होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेज कहाँ है? जैसे हमारा कान हड्डी से बना है, कार्टिलेज से बना है, नाक का टिप कार्टिलेज से बना है। तो कार्टिलेज हड्डी के कंपैरिजन में सॉफ्ट होता है ना, क्लियर। तो उसी तरह ये ट्रैकिया में जो रिंग्स हैं वो भी कार्टिलेज के बने हैं, और रिंग्स शी शेप के होते हैं। जैसे मान लो ये ट्रैकिया की पाइप है, तो ये सी शेप के रिंग्स ऐसे ऐसे बने रहेंगे, यानी कंप्लीट सर्कुलर रिंग्स नहीं होती, ठीक है, इनकम्प्लीट होती है, आगे से देखने पर सी शेप में नजर आएंगे, ठीक है। यानी कि अगर ये पाइप ऐसी है तो ये रिंग्स ऐसी होंगी, ठीक है। अब ट्रैकिया के बाद अब एयर कहाँ जाएगा? ये एयर आता है ट्रैकिया के बाद, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ट्रैकिया आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि दो लंग्स है, तो एक पाइप एक लंग में जाएगी, दूसरी पाइप दूसरे लंग में, और इन दोनों पाइप को हम ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। तो लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, और ट्रैकिया से फिर एयर कहाँ आती है? ब्रोंकाई में। फिर ब्रोंकाई आगे चल के और डिवाइड हो जाता है किसमें? ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स और जाके डिवाइड हो जाता है बैलून जैसे स्ट्रक्चर में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं एल्वुलाई या एल्वुलर सैक में। और इस एल्वुलाई को बड़ा करके दिखाया गया है ऐसे। तो ये एल्वुलाई है जो बैलून जैसे स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। तो यहां से एयर ऐसे पास होते हुए फाइनली कहाँ आ गई? एल्वुलाई में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से फिर बाकी ये पसलियां हैं, रिप्स, उसके अंदर फेफड़े, फेफड़ों में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई, ठीक है, क्लियर। अब ये इतने स्ट्रक्चर अगर आपने देख लिए हैं तो आपको ब्रीदिंग का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। फिर एक चीज और है, डायफ्राम, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये डायफ्राम मस्कुलर होता है, यानी मसल्स का बना होता है, ठीक है। और इसका नॉर्मल जो शेप होता है, ये नॉर्मल शेप जो रिलैक्स कंडीशन में होता है, तो ये ऐसा होता है, ठीक है। और जब ये नीचे की तरफ जाता है
तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो नीचे की तरफ जाता है, तो ये थोड़ा फ्लैट हो जाता है। तो डायफ्राम का भी रोल बहुत ज़्यादा है ब्रीदिंग में, ठीक है। चलिए अब क्या लिखा है, इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इन द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल क्या होते हैं, नेजल पैसेज का जो रास्ता है, ये है ना, ये पूरा हमारा नाक वाला पैसेज नेजल पैसेज। तो नेजल पैसेज की शुरुआत कहाँ से हो रही है, नॉस्ट्रिल से हो रही है ना, तो वही नॉस्ट्रिल है ये। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर बाय द फाइन हेयर्स डेट लाइन द पैसेज। अब नेजल पैसेज में छोटे छोटे बाल होते हैं जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स को, सैंड पार्टिकल्स को फिल्टर कर देते हैं, ताकि ये डस्ट पार्टिकल्स हमारे अंदर फेफड़ों में ना जाए, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो हमारा नाक वाला रास्ता है, नेजल पैसेज है, इसमें म्यूकस की कवरिंग भी होती है, लाइनिंग होती है, जो कि आपको जो गंदगी है उसे रोक लेती है, नाक में ही रोक लेती है, फेफड़े तक नहीं जाने देती। फ्रॉम हेयर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट, यानी गले से पास करती है। गले में क्या है, फेरिंग्स है, फिर लैरिंग्स है, और फिर ट्रैकिया से पास करती है। अब ट्रैकिया में क्या होता है, रिंग्स, लेकिन कैसे, कार्टिलेज के। तो वही लिखा है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। थ्रोट यानी गला, ठीक है, और गले के ही हिस्से में क्या पाया जा रहा है, ट्रैकिया। और ट्रैकिया में कैसे रिंग्स हैं, कार्टिलेजनस रिंग्स होते हैं। और ये कार्टिलेजनस रिंग इंश्योर करते हैं, यानी कि ये मतलब उसको कहते हैं कि इंश्योर करते हैं, मतलब इंश्योर का मतलब ये कि देखो भाई मैं हूं ना, है ना। तो एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, एयर पैसेज कोलैप्स ना हो। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा जब घर बनता है तो हम पिलर देते हैं। पिलर क्यों देते हैं, ताकि छत गिरे ना। तो छत को कोलैप्स होने से कौन रोक रहा है, पिलर। ठीक उसी तरह ये जो हमारी एयर पाइप है ना, एयर का जो पैसेज है, ये कोलैप्स ना कर जाए, सिकुड़ ना जाए, इसके लिए इस पूरे ट्रैकिया में ये रिंग्स होते हैं, और ये रिंग्स एयर पैसेज को कोलैप्स होने से रोकते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो नेजल पैसेज, नेजल पैसेज के पास गला यानी थ्रोट, थ्रोट में फेरिंग्स आया, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आया, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया आया, ट्रैकिया में कार्टिलेजनस रिंग है। इसके बाद एयर कहाँ जाएगा, फिर एयर ट्रैकिया आगे चल के डिवाइड हो जाता है किसमें, ब्रोंकाई में, फिर आगे चल के और डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में, और फिर एंड में जाकर फाइनली डिवाइड हो जाता है किसमें, एल्वुलाई में। तो विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स व्हिच इज फाइनली टर्मिनेटेड एज ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर। मतलब वो डिवाइड होते रहता है, ब्रांच, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स बना, ब्रोंक्यूल्स और डिवाइड होते हैं, तो फाइनली बैलून लाइक स्ट्रक्चर में जाकर एंड होता है, जिसे हम एल्वुलाई कहते हैं। प्लूरल में बोलोगे तो एल्वुलस कहेंगे, सॉरी सिंगुलर में। एल्वुलाई प्लूरल वर्ड है, बहुत सारे एल्वुलस को एल्वुलाई कहते हैं, ये सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। अब जरा यहाँ एल्वुलाई को देखो, ये है आपका एल्वुलाई, एक, ये देखो, है ना, 1 2 3, मतलब बहुत सारे एल्वुलाई है। अब एल्वुलाई की सरफेस को देखो, सरफेस पे क्या नजर आ रहे हैं, ब्लड कैपिलरीज नजर आ रही हैं। तो एल्वुलाई प्रोवाइड्स ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो इन कैपिलरीज में क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड, और ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, और एल्वुलाई के अंदर क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है, इसको ऐसे समझो, ठीक है, मान लेते हैं ये ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड भरा है और एल्वुलाई में ऑक्सीजन भरा है। एल्वुलाई में जो एयर आया उसमें ऑक्सीजन भरा है, तो ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस से कहाँ चला जाएगा, ब्लड में, और ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से कहाँ जाएगा, एल्वुलाई में। तो वही लिखा है कि एल्वुलाई एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके, क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। और इसके लिए एल्वुलाई की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ही एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी बहुत ही ज़्यादा ब्लड वेसल्स का एक जाल पाया जाता है जो कि बहुत ही पतला होता है। यानी एल्वुलाई के पास ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है,
और इन ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है, दीवारें हैं, बहुत पतली होती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस का एक्सचेंज हो सके बिटवीन ब्लड एंड एल्वुलाई। ठीक है, तो इसीलिए आप देख रहे हो कि यहाँ एल्वुलाई के ऊपर आपको बहुत सारी नसें दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि एल्वुलाई के ऊपर बहुत सारे ब्लड वेसल्स का एक एक्सटेंशन नेटवर्क होता है और इन ब्लड वेसल्स की दीवारें बहुत ही पतली होती हैं ताकि मैक्सिमम एक्सचेंज हो सके। ठीक है, अब सांस अंदर और बाहर कैसे करते हैं, ऑक्सीजन अंदर कैसे जाती है, बाहर कैसे हवा आती है। देखो, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं, व्हेन वी ब्रीद इन, तो जब सांस अंदर लेंगे तो हमारी जो रिब्स हैं वो लिफ्ट होती हैं, उठती हैं। सांस लो, रिब्स उठ रही हैं, पसलियां, याद आया? ये पसलियां, ये पसली तो है, ये सब हड्डी, यहाँ छुओ, हड्डी है, ये पसली, इसको कहते हैं रिब्स कहते हैं। ठीक है, तो सांस जब हम अंदर लेंगे तो हमारी पसलियां ऊपर की तरफ लिफ्ट होंगी, तो वी लिफ्ट अवर रिब्स एंड फ्लैटन अवर डायफ्राम। तो पसलियां लिफ्ट होती हैं और जो डायफ्राम है, जो आमतौर पे ऐसे डोम शेप का होता है, ठीक है, वो डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, जिसके वजह से डायफ्राम थोड़ा फ्लैट हो जाता है। तो जब हम सांस अंदर लेंगे, व्हेन वी ब्रीद इन, वी लिफ्ट अवर रिब्स एंड फ्लैटन अवर डायफ्राम, यानी डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा और फ्लैट हो जाएगा। इसके वजह से ये जो हमारी जगह है, स्पेस है, ठीक है, इस स्पेस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आवर चेस्ट कैविटी, ये पूरा हमारी चेस्ट कैविटी है, इसका स्पेस वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि नहीं? हाँ, बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। हाँ, तो चेस्ट कैविटी का प्रेशर कम और बाहर इन्वायरमेंट का एयर प्रेशर ज़्यादा, तो हवा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करेगी, तो जो हवा है वो बाहर एटमॉस्फेयर से हमारे फेफड़े में मूव कर जाती है और आकर एल्वुलाई में आ जाती है और उसी एयर में ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से हमने सांस अंदर ले लिया। तो बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल द एक्सपेंडेड एल्वुलाई, the blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli, and oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all cells in the body. अब ऑक्सीजन को कहाँ भेजना है? सेल्स तक। क्यों? एरोबिक रिस्पिरेशन तो कहाँ हो रहा है? सेल्स में हो रहा है। तो सेल्स तक ऑक्सीजन कौन लाएगा? ब्लड। तो ब्लड को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? एल्वुलाई से। तो जब हमने सांस अंदर लिया, व्हेन वी ब्रीद इन, हमारी रिब्स, पसलियां ऊपर की तरफ लिफ्ट हुई, डायफ्राम नीचे जाके फ्लैट हो गया, जिसके वजह से ये जो पूरी चेस्ट कैविटी है इसका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम, बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा, तो एयर सक हो जाती है अंदर की तरफ और एयर आकर भर जाती है एल्वुलाई में, और फिर एल्वुलाई में जो एयर भरी थी उस एयर में क्या है? ज़्यादा ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन फिर ब्लड में चला जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में आ जाता है, और जो ऑक्सीजन ब्लड में गया, ब्लड उस ऑक्सीजन को लेकर कहाँ जाएगा? सेल्स के पास, और सेल्स को देगा, और सेल्स तब जाकर उस ऑक्सीजन का यूज करके क्या बना पाएंगे? फूड से एनर्जी। और इसी को एरोबिक रिस्पिरेशन कह रहे हैं। ऑक्सीजन का यूज करके रिस्पिरेशन हुआ। ठीक है, तो ये सांस अंदर लेते समय की बात है। लेकिन अब सांस छोड़ोगे भी तो, ऐसा तो है नहीं सांस अंदर लेकर रोक लिया, अब 1 घंटा 10 साल तक रोके हुए नहीं, फिर सांस छोड़ोगे भी। तो अब बात आती है जब हम सांस छोड़ेंगे तब क्या होगा? अभी जो भी हुआ था उसका रिवर्स, मतलब अभी पसलियां ऊपर की तरफ लिफ्ट हुई थी, तो सांस छोड़ोगे तो पसलियां अंदर जाएंगी। सांस लो, देखो सांस छोड़ा तो अंदर गया। तो व्हेन वी ब्रीद आउट, जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारी जो पसलियां हैं वो अंदर की तरफ मूव करती हैं, अंदर की तरफ जाती हैं, और जो हमारा डायफ्राम है जो नीचे आया था वो ऊपर चला जाता है। तो डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, और इसके वजह से हमारी जो चेस्ट कैविटी है, देखो अब पहले के कंपैरिजन में, पहले कैसी थी? चेस्ट कैविटी बढ़ गई थी, अब हमारी चेस्ट कैविटी क्या हो गई? छोटी हो गई। चेस्ट कैविटी छोटी हो गई मतलब वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया। तो अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर हवा में प्रेशर कम है, तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ एयर क्या करेगी? मूव करेगी। तो सारी एयर हम
सांस के बाहर, मतलब सांस जो है, एयर है, जो सांस है उसे हम बाहर छोड़ेंगे और यही कहा जाएगा कि हमने सांस बाहर छोड़ दी। व्हेन वी ब्रीद आउट, सांस बाहर छोड़ेंगे तो ऐसे होगा। ठीक है, क्लियर? अब आप ये बताओ कि सर सांस अंदर लेकर थोड़ी देर में, कुछ ही सेकंड में सांस बाहर छोड़ देते है ना, तो फिर हवा तो बहुत कम देर के लिए रुकी, फेफड़े में हवा बहुत कम देर के लिए रुकी, और कम देर के लिए रुकी तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है वो तो बहुत कम देर के लिए होगा। तो फिर बॉडी की एनर्जी की, ऑक्सीजन की डिमांड कैसे पूरी होगी? इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भगवान ने बना रखा है कि हम कितना भी सांस बाहर छोड़ दे, कुछ ना कुछ हवा हमारे फेफड़े में, हमारे एल्वुलाई में हमेशा बची रहती है, वो कभी बाहर नहीं निकलती। जैसे मैं सांस अंदर लूं, ठीक है, अब सांस छोड़ूं, अब मैं कितना भी सांस छोड़ दूं, सारी की सारी हवा मेरे फेफड़े से बाहर नहीं आएगी। कुछ हवा हमेशा परमानेंटली बची रहेगी ताकि एक्सचेंज होता रहे। मैं सांस बाहर भी निकाल दूं तो भी एल्वुलाई में हमेशा हवा भरी रहेगी ताकि एक्सचेंज होता रहे, और इसी एयर को हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाए और एल्वुलाई में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आ जाए, तो ये एक्सचेंज होने के लिए सफिशिएंट टाइम चाहिए, और सफिशिएंट टाइम तभी मिलेगा जब फेफड़े में लगातार हवा बची रहेगी, और इसी हवा को हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो फेफड़े में, एल्वुलाई में हमेशा जो हवा बची रहती है, चाहे ब्रीद इन करो चाहे ब्रीद आउट करो, हवा हमेशा मेंटेन रहेगी, और इसी एयर को हम, हवा को रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ताकि ये हवा क्यों बची रहती है? ताकि एक्सचेंज के लिए प्रॉपर समय मिल जाए, सफिशिएंट टाइम मिल जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ऑक्सीजन कहाँ आएगा? एल्वुलाई से किस में आएगा? ब्लड में आएगा। अब आपका ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, लेकिन ये ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करेगा? यानी ब्लड में ऑक्सीजन किससे जाके जुड़ेगा? तो इसके लिए चाहिए रिस्पिरेटरी पिगमेंट। तो व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, जैसे हम हो गए, हाथी, घोड़ा, जिराफ, हम ऐसे जानवर हैं, हमारा साइज बड़ा है एज कंपेरिजन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो केवल डिफ्यूजन प्रोसेस से हवा, ऑक्सीजन अंदर चला गया तो उससे उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं पॉसिबल है पूरे बॉडी में। तो अगर ऑक्सीजन को पूरे बॉडी तक, हर सेल्स तक फैलाना है तो केवल डिफ्यूजन प्रोसेस से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें एक रिस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत पड़ेगी जो ऑक्सीजन को सेल्स तक लेके जाए। अब ये रिस्पिरेटरी पिगमेंट हमारे ब्लड में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन एयर के साथ अंदर गई, और फिर वो ऑक्सीजन एल्वुलाई से कहाँ चली गई? ब्लड में। तो ब्लड में जाकर वो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगी? हीमोग्लोबिन के साथ। तो हीमोग्लोबिन क्या है? हमारे बॉडी में पाए जाने वाला रिस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो अपने साथ किसको जोड़ लेता है? ऑक्सीजन को। तो इन ह्यूमन बींग्स द रिस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से लगाव बहुत ज्यादा है, और इसीलिए जब भी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन दिखता है उसे अपने से चिपका लेता है, आओ मैं तुमसे गले लग जाता हूं। तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि हीमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हीमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन सही है। और ये हीमोग्लोबिन पाया किस में जाता है? ब्लड में पाए जाने वाले आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। तो ब्लड में आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, और इसी हीमोग्लोबिन से जाकर ऑक्सीजन जुड़ जाता है। फिर ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाता है। जहां जहां हीमोग्लोबिन जाएगा उससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन उसके साथ जाएगा, और सेल्स पे जाने के बाद, सेल्स तक पहुंचने के बाद ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करता है? सेल्स को दे देता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में अगर ये देखा जाए, क्योंकि ब्लड में पानी भी तो है,
ठीक है। तो पानी, ब्लड में जो पानी है उसमें सॉल्युबल कौन ज़्यादा है? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल है, इसीलिए ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड तो ब्लड के पानी में डिसॉल्व फॉर्म में मूव करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन एंड हेंस मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन अवर ब्लड। तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिसॉल्व्ड फॉर्म में मूव करता है और ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से अटैच होकर मूव करता है। तो ये लाइन आपको दोनों ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हीमोग्लोबिन हेल्प कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन नहीं चाहिए, वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है तो वो डिसॉल्व फॉर्म में ब्लड में मूव करता है, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई। तो यहाँ हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है? एंड होता है। तो रेस्पिरेशन में एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के एंड प्रोडक्ट, और फिर रेस्पिरेशन से जो एनर्जी बनी उससे क्या बनाया हमने? एटीपी। और फिर हमने ये पढ़ा कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होना है तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन को अंदर और बाहर कैसे लेंगे? तो हमने ब्रीदिंग का प्रोसेस पढ़ा, फिर उसमें रिप्स का मूवमेंट कैसे होता है, और जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये पूरा हमने डिटेल में पढ़ा। तो आई होप कि अब आपको लेक्चर में रेस्पिरेशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।